द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ना कोंकण की एक खास जमीन से जुड़े कुछ दिलचस्प नोट्स हैं। सोचिए, एकदम हरी भरी जमीन, नारियल और आम के पेड़ों से लदी ही। हाँ, कोंकण का नाम आते ही यही तस्वीर आंखों के सामने आती है। बिल्कुल। तो हमारे स्रोत हैं कोंकण भूमि उपयोग और मस्जिद प्रबंधन से जुड़े कुछ अंश, और हमारा मकसद है ये समझना कि ऐसी जमीन पर खेती की क्या संभावनाएं हैं, मतलब अभी के लिए भी और लंबे समय के लिए भी। हाँ, और साथ ही एक और पहलू भी है इसमें। हाँ, वही कि इसी जमीन के संदर्भ में एक मस्जिद बनाने और उसे चलाने में क्या लागत आती है और कैसे ये दोनों चीजें, मतलब खेती और मस्जिद, जुड़ सकती हैं। जी। पहली नज़र में ही ये कनेक्शन, खेती की कमाई से एक सामुदायिक संस्थान को आत्मनिर्भर बनाना, ये काफ़ी अनोखा लगता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत और जो तस्वीरें हैं उनके आधार पे ये कोंकण महाराष्ट्र का एक उष्णकटिबंधीय इलाका लगता है। ज़मीन उपजाऊ दिख रही है, नारियल, आम जैसे पेड़ हैं और बारिश भी अच्छी होती है, मतलब खेती के लिए अच्छी जगह लगती है। हाँ बिल्कुल, कोंकण की अपनी खासियत है, वो नम जलवायु, अच्छी बारिश और वो जो लेटराइट मिट्टी होती है ना, हाँ हाँ, वो माहौल कई तरह की फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ खेती की काफी गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं। तो स्रोत यहाँ किस तरह की खेती का सुझाव देता है? क्या बस पारंपरिक खेती जैसे चावल वगैरह, या कुछ और भी? नहीं, देखिए, स्रोत एक काफी सोची समझी, आप कह सकते हैं बहुस्तरीय रणनीति बताता है। ये सिर्फ एक फसल उगाने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि छोटी, मध्यम और लंबी अवधि की आय को ध्यान में रखकर योजना बनाने की बात है। एक पूरी प्लानिंग है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये रणनीति है क्या, मतलब कैसे काम करती है? रणनीति ये है कि शुरुआत में ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनसे जल्दी आमदनी हो। जैसे सब्जियां हो गईं, कुछ मसाले हो गए। फिर मध्यम अवधि में, यानी करीब 3-5 साल में, फल देने वाले पेड़ जैसे काजू और केला, वो आय देना शुरू करते हैं। और लंबी अवधि में, समझिए 7-10 साल बाद, आम और नारियल जैसे बाग जो हैं वो मुख्य आय स्रोत बन जाते हैं। अच्छा। और हाँ, एक और जरूरी बात, स्रोत इंटरक्रॉपिंग यानी एक साथ कई फसलें उगाने पर भी जोर देता है। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में एक साथ? हाँ बिल्कुल। जैसे नारियल के पेड़ों के नीचे हल्दी या अदरक लगा दिया, या सुपारी के पेड़ों पर काली मिर्च की बेलें चढ़ा दी। इससे जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल होता है, जगह बर्बाद नहीं होती। समझ गई। तो कम समय में आमदनी के लिए कौन सी फसलें बताई हैं स्रोत ने? छोटी अवधि के लिए स्रोत चावल का जिक्र करता है। वो तो कोंकण की पारंपरिक मानसून फसल है ही। हाँ, वो तो है। उसके अलावा सब्जियां हैं, जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी वगैरह। अगर सिंचाई की सुविधा हो तो ये साल भर भी उगाई हो सकती है। हल्दी और अदरक जैसी फसलें भी हैं। इनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। हालांकि ये फसल तैयार होने में करीब 8-9 महीने लेती है। ठीक है। और फिर मध्यम और लंबी अवधि के लिए? यहाँ कोंकण का जिक्र आते ही आम की बात तो होगी ही, मुझे लगता है। अरे बिल्कुल, कोंकण और आम का तो गहरा रिश्ता है, खासकर हापुस, केसर, पायरी जैसी किस्में। हाँ हाँ, हापुस। तो स्रोत इन्हें लंबी अवधि, मतलब 7-10 साल वाली रणनीति का अहम हिस्सा मानता है। और मध्यम अवधि के लिए, जैसे मैंने कहा, काजू एक बेहतरीन विकल्प है। काजू क्यों? क्योंकि काजू कोंकण की वो जो लैटेराइट मिट्टी है ना, उसमें खूब होता है। और अच्छी बात यह है कि ये 4-5 साल में ही फल देना शुरू कर देता है। अच्छा। और नारियल भी है, बिल्कुल। वो एक बार लग जाए तो कई सालों तक स्थिर आय देता रहता है। इनके अलावा केला है, चीकू है, कटहल जैसे फल भी हैं, काफी विकल्प हैं। यानी फलों के बाग मुख्य आधार बन जाते हैं लंबी अवधि में। इनके अलावा भी कुछ है, मतलब सिर्फ फल ही? नहीं, सिर्फ फल नहीं, स्रोत मसालों और औषधीय पौधों का भी जिक्र करता है, जैसे काली मिर्च, जायफल, लौंग। ये कोंकण की नमी वाले इलाकों में अच्छे होते हैं। और औषधीय पौधे? हाँ, आजकल अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी जैसी जड़ी बूटियों की मांग भी बढ़ रही है। इन्हें बागों के साथ या अलग से भी उगाया जा सकता है। यहाँ तक कि लंबी अवधि में सागौन या बांस जैसी लकड़ी की फसलें या चंदन उगाने का भी सुझाव है। हालांकि इसमें जाहिर है ज्यादा समय और धैर्य लगता है। ये तो फसलों की काफी विविधता हो गई, बहुत सारे विकल्प हैं। स्रोत में मौसमी योजना के बारे में भी कुछ बताया गया है, क्योंकि कोंकण में मौसम का चक्र तो काफी स्पष्ट होता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत एक व्यवहारिक मौसमी योजना की रूपरेखा देता है, मतलब एक बेसिक प्लान। इसका मूल सिद्धांत ये है कि मौसम के हिसाब से फसलें बदलती रहें। कैसे? जैसे मॉनसून में जून-सितंबर मुख्य रूप से चावल, साथ में कुछ मॉनसून वाली सब्जियां और हल्दी अदरक लगा दिया।
ठीक है। मानसून के बाद अक्टूबर जनवरी, तब दूसरी सब्जियां और दालें जैसे मूंग, कुल्थी, ये चावल के बाद अच्छी होती हैं। और यही समय फलों के बागों की देखभाल के लिए भी अहम है, छटनी, खाद देना वगैरह। और गर्मी में? फरवरी मई। गर्मी में अगर पानी है तो सिंचाई के साथ तरबूज, खरबूजा, मूंगफली या फिर औषधीय पौधे। देखिए, इस मौसम में फलों के पेड़ों को पानी देना बहुत जरूरी होता है। नारियल, चीकू, केले के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। पर हाँ, ये बस एक मोटी रूपरेखा है। असल योजना तो जमीन कैसी है, पानी कितना है, इन सब बातों पर निर्भर करेगी। ठीक है। फसलों और रणनीति के अलावा स्रोत में एकीकृत खेती यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? एकीकृत खेती का मतलब है खेती के साथ साथ आय के दूसरे स्रोत भी जोड़ना। मतलब सिर्फ फसल पर निर्भर ना रहना। जैसे कि स्रोत सुझाव देता है कि फलों के बागों के साथ मुर्गी पालन कर लिया या बकरी पालन, या अगर पानी का कोई तालाब वगैरह है तो मछली पालन भी किया जा सकता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे न सिर्फ अतिरिक्त आय होती है बल्कि खेत की खाद की जरूरत भी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। मतलब एक टिकाऊ सिस्टम बनता है। और कोंकण की खूबसूरती को देखते हुए एग्रो टूरिज्म की भी बात है शायद इसमें, लोग फार्म पर रहने आए। बिल्कुल, स्रोत इसे भी एक संभावना मानता है, होम स्टे बनाना, जहां लोग आकर फार्म का अनुभव ले सकें, प्रकृति के करीब रह सकें। कोंकण तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है ही। हाँ, वो तो है। तो ये एक अच्छा अतिरिक्त आय का जरिया बन सकता है। तो ये सिर्फ खेती नहीं है बल्कि एक पूरा आत्मनिर्भर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम बनाने का विचार है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल कमाई का। स्रोत में आय के कुछ अनुमान दिए गए हैं और ये कितने यथार्थवादी लगते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत प्रति एकड़ अनुमानित आय के कुछ आंकड़े देता है, लेकिन हाँ, ये अनुमान है। बताइए। जैसे चावल से करीब 25,000-40,000 प्रति सीजन, ये सिर्फ मानसून का है। ठीक है। सब्जियां, अगर सिंचाई है तो साल में कई फसलें ली जा सकती हैं, तो उनसे 40,000-60,000 प्रति एकड़ तक। अदरक या हल्दी, ये महंगी बिकती हैं, तो 80,000 से 1,20,000 प्रति एकड़ तक, पर ये 8-9 महीने की फसल है। और बागों से आम, काजू? हाँ, उनके आंकड़े आकर्षक हैं। आम का बाग जब पूरी तरह तैयार हो जाए, मतलब 7-10 साल बाद, तो 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक दे सकता है। अच्छा खासा। और काजू जो जल्दी तैयार होता है 4-5 साल में, उससे 80,000 से 1,50,000 प्रति एकड़। नारियल से एक स्थिर आय मिलती है, करीब 40,000-60,000 सालाना। आम और काजू के आंकड़े तो काफी आकर्षक हैं, लेकिन उनमें समय लगता है। जैसा आपने कहा 7-10 साल, 4-5 साल। क्या स्रोत इस पर जोर देता है? ये जरूरी बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। फलों के बागों से अच्छी आय आने में 5 से 10 साल लग सकते हैं, ये समझना जरूरी है। तो शुरू में क्या करें? इसीलिए शुरुआत में सब्जियों, मसालों और शायद केले जैसी जो जल्दी फल देने वाली फसलें हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि नकदी का प्रवाह बना रहे, कुछ आमदनी आती रहे। हाँ, ये बात तो है। और वो जो एकीकृत खेती वाले एड-ऑन्स की बात की थी हमने, बकरी या मुर्गी पालन, उनसे भी सालाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आय हो सकती है। मछली पालन से भी। ये सब शुरुआती सालों में आय में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर रणनीति ये है कि शुरुआत छोटी अवधि की फसलों से करें, फिर मध्यम अवधि में काजू या केला जैसी फसलों से आय आने लगे, और अंत में आम, नारियल या लकड़ी वाली फसलें मुख्य आधार बने, और साथ में पशुपालन और एग्रो टूरिज्म बोनस आय दें। यही है। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने। ये एक धैर्यपूर्ण चरणबद्ध रणनीति है जो समय के साथ आय बढ़ाती है। आंकड़े आकर्षक जरूर हैं, लेकिन इनमें मेहनत लगती है, सही प्रबंधन चाहिए और बाजार की समझ भी जरूरी है। हाँ, वो तो है। ये आंकड़े आदर्श स्थितियों पर आधारित हो सकते हैं। बिल्कुल, वास्तविक आय, मौसम कैसा रहता है, बाजार का भाव क्या है और प्रबंधन कैसा है, इन सब पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये खेती और आय की बात हुई। अब आते हैं स्रोत के दूसरे, लेकिन जैसा हमने कहा, जुड़े हुए हिस्से पर, मस्जिद निर्माण और प्रबंधन। स्रोत इसके बारे में क्या जानकारी देता है, खासकर कोंकण जैसे ग्रामीण इलाके के संदर्भ में? जी, स्रोत एक मध्यम आकार की मस्जिद के निर्माण लागत का अनुमान देता है। मध्यम आकार मतलब समझे लगभग 2,500 से 3,500 वर्ग फुट की जगह, जिसमें 200-300 लोग नमाज पढ़ सकें। ठीक है, तो क्या लागत आती है? ये अनुमानित लागत अलग अलग मदों में बांटी गई है। पहला है ढांचा यानी स्ट्रक्चर।
उसमें क्या क्या आता है? उसमें आरसीसी फ्रेम, ईंट की दीवारें, छत, प्लास्टर वगैरह शामिल हैं। इसका अनुमान है करीब 25-30 लाख। फिर अगर गुंबद और मीनार बनाने हो तो छोटे मध्यम आकार के लिए 5-8 लाख रुपए और लग सकते हैं। और फर्श? फर्श यानी फ्लोरिंग, जी। इसमें टाइल्स, ग्रेनाइट या संगमरमर लग सकता है। प्रार्थना हॉल में अक्सर लोग संगमरमर पसंद करते हैं, तो उसका खर्च 8-12 लाख तक आ सकता है। अंदर के काम? हाँ, अंदरूनी काम जैसे मेहराब बनाना, मिंबर जहां से इमाम भाषण देते हैं, पेंटिंग, फिनिशिंग वगैरह, उस पर 5-7 लाख रुपए। और सुविधाएं? बिल्कुल, सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। बिजली का काम, पंखे, साउंड सिस्टम, पानी की टंकी, वजू खाना, शौचालय आदि, इस पर करीब 4-6 लाख रुपए। और कुछ? हाँ, अन्य खर्चे भी होते हैं, जैसे चारदीवारी बनाना, गेट लगाना, रास्ते बनाना, कालीन बिछाना, इन सब पर 5 से 8 लाख रुपए और मान लीजिए। तो इन सबको जोड़कर कुल लागत कितनी बैठती है? क्या एक साधारण सी मस्जिद और एक अच्छी फिनिशिंग वाली मस्जिद की लागत में बहुत अंतर होता है? हाँ, देखिए, अंतर तो काफी आ सकता है। स्रोत के अनुसार एक मोटी रूपरेखा ये है, एक साधारण बुनियादी मस्जिद जिसमें शायद संगमरमर ना हो, गुंबद मीनार भी सामान्य हो, तो लागत करीब 30-40 लाख के आसपास हो सकती है। ठीक है। मध्यम गुणवत्ता वाली मस्जिद बनानी है, जिसमें गुंबद, मीनार और संगमरमर का फर्श हो, जैसी शायद तस्वीर में थी, तो उसकी लागत 45-60 लाख रुपए तक जा सकती है। और अगर और बेहतर बनानी हो तो? हाँ, अगर प्रीमियम फिनिशिंग चाहिए, जहां बेहतर सामग्री इस्तेमाल हो, सजावटी काम ज्यादा हो, बड़े गुंबद हों, तो वहां लागत 70 लाख रुपए से 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे, काफी अंतर है। तो ये लागत काफी हद तक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और फिनिशिंग पर निर्भर करती है। इसमें जमीन की कीमत तो शामिल नहीं है ना? ये मान के चल रहे हैं कि जमीन है। नहीं, स्रोत ये साफ करता है कि ये अनुमान सिर्फ निर्माण लागत के हैं। जमीन की कीमत इसमें शामिल नहीं है। ये माना जा रहा है कि जमीन पहले से उपलब्ध है। अच्छा। और 2 बातें और ध्यान देने लायक हैं। एक, कोंकण जैसे ग्रामीण इलाकों में निर्माण लागत मुंबई जैसे बड़े शहरों से थोड़ी कम हो सकती है, शायद 15-20%। हाँ, ये तो होता है। और दूसरी, मस्जिदों का निर्माण अक्सर सामुदायिक चंदे या वक्फ यानी धार्मिक दान से होता है, तो किसी एक व्यक्ति पर पूरा बोझ नहीं पड़ता है। ठीक है, निर्माण तो हो गया, चलो मान लिया, पैसे जमा हो गए, मस्जिद बन गई, लेकिन फिर उसे चलाने का भी तो खर्च होता होगा। मतलब रोजमर्रा का खर्च, इमाम साहब की तनख्वाह, बिजली पानी का बिल, रख रखाव। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, बिल्कुल। निर्माण के बाद नियमित खर्चों का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। स्रोत एक मध्यम आकार की मस्जिद के अनुमानित मासिक खर्च बताता है। क्या है वो? जैसे इमाम साहब का वेतन, वो करीब 15,000 से 25,000 रुपए हो सकता है। ठीक। फिर मुअज्जिन साहब जो अजान देते हैं का वेतन लगभग 10,000 से 15,000 रुपए। और बिजली और पानी का बिल, वो भी 5,000 से 10,000 रुपए महीने का आ सकता है। फिर साफ सफाई, देखभाल, छोटी मोटी मरम्मत, उस पर भी 5,000-10,000 रुपए महीने का। ये तो महीने के खर्चे हुए। कुछ सालाना खर्चे भी होंगे? फिर त्योहारों पर जैसे ईद, रमजान, विशेष इंतजाम करने होते हैं। ये सब मिलाकर सालाना 1-2 लाख रुपए और लग सकते हैं। तो अगर हम इन सब को जोड़ें, महीने के और सालाना खर्च को, तो एक मध्यम आकार की मस्जिद को चलाने का सालाना खर्च करीब 5.5 लाख से 8 लाख तक आ सकता है। बिल्कुल, मोटा मोटा यही हिसाब बैठता है, 5.5 से 8 लाख रुपए सालाना। और यहीं पर स्रोत वो दिलचस्प मॉडल पेश करता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वक्फ फार्मिंग मॉडल। हाँ, ये सुनने में बहुत अनोखा लगा था। वक्फ फार्मिंग मॉडल, ये है क्या असल में? देखिए, वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ काम के लिए स्थायी रूप से दान कर देना। वो संपत्ति फिर अल्लाह के नाम पर हो जाती है। ठीक है। तो इस मॉडल का विचार ये है कि अगर मस्जिद के पास वक्फ की हुई यानी दान में मिली हुई खेती लायक जमीन है, मान लीजिए कोंकण के किसी गांव में 2 से 5 एकड़ जमीन है, तो उस जमीन पर योजनाबद्ध तरीके से खेती की जाए। वही खेती जो हमने पहले डिस्कस की है। हाँ, बिल्कुल वही। और उस खेती से जो आमदनी हो, उसका इस्तेमाल मस्जिद के इन्हीं नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाए। मतलब इमाम साहब का वेतन, बिजली पानी का बिल, रख रखाव, ये सब उसी खेती की कमाई से निकले। अच्छा, तो जो खेती की आय हमने पहले डिस्कस की थी, सब्जियों से, फलों के बागों से, पशुपालन से, उसे मस्जिद के खर्चों के लिए इस्तेमाल करना। कमाल है। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है कि अगर 2-5 एकड़ जमीन पर वही बहुस्तरीय खेती की रणनीति अपनाई जाए, यानी शुरुआत में सब्जियां और मसाले, फिर काजू, नारियल, आम के बाग और साथ में बकरी, मुर्गी या मछली पालन, तो जब ये मॉडल पूरी तरह स्थापित हो जाएगा, मतलब जब बाग फल देने लगेंगे। हाँ, खासकर जब बाग फल देने लगेंगे, तो इससे सालाना 8 से 12 लाख रुपए या शायद उससे भी ज्यादा आय हो सकती है। क्या
स्रोत इसका कोई उदाहरण देता है समझने के लिए? हाँ, एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए 5 एकड़ वक्फ जमीन है, उसमें 3 एकड़ पर काजू लगा दिया। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उससे लगभग 3 लाख रुपए सालाना आय हो सकती है। 2 एकड़ पर आम लगा दिया, उससे 6-8 लाख रुपए सालाना। फिर 1 एकड़ पर सब्जियां उगा ली, उससे 1-2 लाख रुपए सालाना। और साथ में बकरी या मछली पालन से भी 2 लाख रुपए और कमा लिए। तो ये तो कुल मिला के 4-5 लाख रुपए सालाना हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो ये आय मस्जिद के 5-8 लाख रुपए के सालाना खर्च को न सिर्फ आराम से पूरा कर सकती है, बल्कि जो पैसा बचेगा, हाँ, जो अतिरिक्त पैसा होगा, उसे मदरसे चलाने या दूसरे सामुदायिक कल्याण के कामों में भी लगाया जा सकता है। ये तो कमाल का मॉडल है। मतलब मस्जिद अपनी जमीन से ही अपनी देखभाल का खर्च निकाल सकती है और समुदाय पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। आत्मनिर्भर मस्जिद। हाँ, सही कहा आपने। ये आत्मनिर्भरता और स्थायित्व मतलब सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करके एक सामुदायिक संस्थान को हमेशा के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाया जा सकता है। ये सिर्फ खेती या सिर्फ मस्जिद बनाने की बात नहीं है, बल्कि दोनों को जोड़कर एक स्थायी समाधान निकालने की बात है। तो हमने आज कोंकण की जमीन पर खेती की विविध संभावनाओं को समझा, कैसे छोटी और लंबी अवधि की योजना बनाकर और एकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करके अच्छी आय हो सकती है जी। और साथ ही एक मस्जिद बनाने और उसे चलाने की लागत क्या होती है और उसके लिए एक स्थायी आय स्रोत, ये जो वक्फ फार्मिंग का अनूठा मॉडल है, उसे भी जाना। हाँ, और मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण में सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे कृषि उत्पादकता को एक सामुदायिक संस्थान की वित्तीय स्थिरता से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करके समुदाय अपनी जरूरतों को लंबे समय तक कैसे पूरा कर सकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस तरह के आत्मनिर्भर जमीन आधारित मॉडल दूसरे सामुदायिक संस्थानों के लिए भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे स्कूल हो या स्वास्थ्य केंद्र हो या दूसरी सामाजिक परियोजनाएं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। संभावना तो है। और अगर ऐसा होता है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर इसके क्या व्यापक प्रभाव होंगे? खैर, इस दिलचस्प जानकारी पर हमारे साथ विचार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।